Good morning students. I hope you all are doing well. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी और हमारा टॉपिक चल रहा है नियो फ्रॉइडियन अप्रोचेस। आज हम करने वाले हैं एरिक फ्रॉम के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज़ एरिक फ्रॉम एंड इनका क्या था कंसेप्ट, द ह्यूमन कंसर्न्स। ठीक है, द ह्यूमन कंसर्न्स। एरिक फ्रॉम एक जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। और साथ ही साथ साइको एनालिस्ट भी थे। ठीक है, साइको एनालिस्ट तो ये सारे ही हो गए जो भी हम पोस्ट फ्रॉइडियन या नॉय फ्रॉइडियन में पढ़ रहे हैं, न्यू फ्रॉइडियन में पढ़ रहे हैं। वाई? क्योंकि ये साइको एनालिसिस जो फ्रॉइड की थी उसी से आगे इनकी थ्योरीज डेवलप हुई हैं। ओके, अब जो एरिक फ्रॉम थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने टाइम पे फ्रॉइड से, इसलिए साइको एनालिसिस में इनकी फाइंडिंग्स हैं। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स से। ठीक है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी कार्ल मार्क्स के बारे में। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी उन्होंने दी थी, इट वाज रिलेटेड विद द इनजस्टिस इन सोसाइटी, इकोनॉमिक इनजस्टिस, जो इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं कैपिटलिज्म में, सोसाइटी में, तो उन चीज़ों के ऊपर मार्क्स की थ्योरीज थी। एंड ये उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए ये सोशल साइकोलॉजी में भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इनको सोशल चीज़ों से रिलेटेड, सोशल इनजस्टिस या सोशल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड इनको बहुत इंटरेस्ट था और उनमें भी इन्होंने काफ़ी स्टडीज़ की, रिसर्च की एंड अपनी फाइंडिंग्स बताई। ठीक है, तो इसलिए एरिक फ्रॉम का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आनी चाहिए कि एक तो साइको एनालिसिस यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल पे इनकी फाइंडिंग्स रही होंगी, एक सोसाइटी के लेवल पे इनकी फाइंडिंग्स रही होंगी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फिर क्या क्या रोल आएगा कि हमारी सोसाइटी का भी रोल होगा, हमारे अंदर के दिमाग में जो भी साइकोलॉजिकल हमारे थॉट प्रोसेस हैं उन सब का भी रोल रहेगा। ठीक है, ये हमें आइडिया लग रहा है यहाँ से कि एरिक फ्रॉम की में थ्योरी में क्या क्या हो सकता है। ठीक, सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली हमारा चैप्टर है, तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है इन्होंने बताई कैसे होती है इंसान की। सो सबसे पहला आ जाएगा सोशल ओरिएंटेशन। ठीक है, सोशल ओरिएंटेशन। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उनमें सोशल ओरिएंटेशन का इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, इनका सबसे ज़्यादा है। ये सोशल साइकोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, हमने अभी देखा। तो इन्होंने क्या बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक इंसान सोसाइटी में कैसे रहता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। सोसाइटी का क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं, क्या उस सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या वहाँ की डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, वो सब उस इंसान के ऊपर प्रभाव डालती हैं। एंड देन इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो भी वैसे ही बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, सो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जब हम स्टडी कर रहे हैं या उसके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करता है। देन हमें समझ आएगा कि ओके सर्टन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स उसके अंदर क्यों आए हैं, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सोसाइटी से, इस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये उनका कहना था। सो वी कैन राइट डाउन कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स। ठीक है, हम लोग जो है वो सोशल बींग्स होते हैं, है ना। एंड जो पर्सनैलिटी कैसे होगी, वो ऐसे आइसोलेशन में पर्सनैलिटी की स्टडी नहीं करनी चाहिए। पर्सनैलिटी की स्टडी करनी चाहिए बाय लुकिंग इनटू द सोसाइटी
कि कौन सी सोसाइटी और कैसे हम उस सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कितना हम सोसाइटी के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं मेल, है ना। तो वो सब चीज़ें भी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के ही हमें किसी की पर्सनैलिटी को स्टडी करना चाहिए एज पर एरिक फ्रॉम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स एंड देयर पर्सनैलिटी शुड बी understood by looking into their relationship with the other person. By looking into their relationship with others, ठीक है। एक सोशल बीइंग का मतलब तो यही है ना कि वो दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो हमें उसकी पर्सनैलिटी, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि वो दूसरों के साथ कैसा उसका रिलेशन है, ठीक है, किस तरीके से वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है एंड बिहेव करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा, द कैरेक्टर ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल individual's personality develop from their interaction and experience with other individuals, ठीक है। रिलेशनशिप देखनी है, देन हमें क्या देखना है कि उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं दूसरों के साथ, कैसी उनकी इंटरेक्शन रही है। इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, द करेक्टर ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, किसी की भी पर्सनैलिटी में जो करेक्टर ट्रेट्स होते हैं, हाउ दे डेवलप from their interaction and experiences with other individuals, ठीक है। क्या मतलब कि किसी भी इंसान में जो कैरेक्टर ट्रेट्स आती हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी दूसरों के साथ इंटरेक्शंस कैसी हैं, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं अपनी सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ। तो वो चीज़ उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स लेके आती हैं, ठीक है। जैसे अगर सोसाइटी में सब लोग बड़े फ्रेंडली होंगे तो वो इंसान दूसरों की हेल्प करना, फ्रेंडली होना, ये सब चीज़ें सीख जाएगा। तो ये उसने कहाँ से डेवलप की, ये अपने एक्सपीरियंस से, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, कि अगर उसको सब ऐसे मिलते हैं या 90-80% लोग ऐसे मिलते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, तो इवेंचुअली उसके अंदर भी वो हेल्पिंग नेचर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारी जो अब सोसाइटी, ये तो हो गया कि सोसाइटी का इंडिविजुअल पे कैसे असर होता है। अब जैसे जो भी कोई डोमिनेंट ट्रेट होगी किसी भी सोसाइटी में, वो बाद में डेवलप हो जाती है, या यू कैन से बाद में वो उस सोसाइटी का एक पर्टिकुलर कल्चर बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारी कंट्री में, इंडिया में जो गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, ठीक है, क्या हमारे यहाँ जो सोसाइटी में एक बहुत डोमिनेंट ट्रेट ये है कि कोई भी मेहमान घर में आता है तो हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वेलकमिंग नेचर होता है, हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बाद में हमारी कल्चर का पार्ट बन चुका है, सोसाइटी के लेवल से उठ के इंडियन कल्चर बन चुका है कि वी वेलकम गेस्ट लाइक आवर हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड, ठीक है। अतिथि देवो भव की हमारे यहाँ पे यू कैन से थ्योरी चलती है, ठीक है। तो इनफैक्ट लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इंडियन कल्चर की जो एक क्वालिटी है, एक ट्रेट है, वो फेमस है, ये कल्चर फेमस है। हर कोई इंडिया के कल्चर में ये बात ज़रूर जानता है कि वो लोग गेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत उनके आदर सत्कार करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया इसलिए ताकि अब हम जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि कैसे एक डोमिनेंट ट्रेट की सोसाइटी की जो होती है वो कल्चर बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ नेगेटिव कल्चर्स
प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो किसी ना किसी कल्चर का वो हिस्सा बन जाती हैं। जैसे बहुत सारी पुराने टाइम में भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल खुद भी सोच सकते हैं। आजकल भी ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी कल्चर में हमें दिखती हैं कि ये सही नहीं है। किसी पर्टिकुलर कल्चर से वो आइडेंटिफाई अगर हम करें तो हम कहते हैं अच्छी नहीं है, लेकिन वो डोमिनेंट ट्रेट रही होंगी उस सोसाइटी का, तब जाके वो उस कल्चर में तब्दील हुई हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट कि डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी character trait in a particular society works as forces in shaping the social processes। ठीक है। एंड इवेंचुअली क्या कल्चर फॉर्म होता है, ठीक है। एंड इन रिटर्न द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी इन टर्न द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी। ठीक है। आई होप ये समझ आ गया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट होता है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का, वो उस सोसाइटी के सोशल प्रोसेसेस को बनने में हेल्प करता है। एंड लेटर ऑन वो प्रोसेसेस जब काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो वो उस सोसाइटी का एक प्रकार से कल्चर बन जाते हैं, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, ये बात कही थी एरिक फ्रॉम ने। इस तरीके से सोशल ओरिएंटेशन का जो रोल रहता है किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या कल्चर के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। एंड फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। Okay, I think it might be done. ओके, सो अभी हमने देखा कि सोशल ओरिएंटेशन का क्या रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी या इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे रोल ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। सो इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, इन्होंने बताया रोल ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, अब ये कैसे किसी की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। इन्होंने बोला कि जैसे कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं जैसे लव, टेंडरनेस, एम्पैथी, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक इंडिविजुअल को आइसोलेशन वाली स्टेट से निकल के अब दूसरों के साथ मिल के रहने में या कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, आप जब देखेंगे अगर आपके आसपास ऐसे पॉजिटिव वाइब्स होंगी, ठीक है, अफेक्शनेट वाइब्स होंगी, टेंडरनेस की वाइब्स होंगी, तो आपका अपने आप ही मन करेगा कि हाँ आप उन लोगों से कनेक्ट करें। इसके विपरीत अगर आपके आसपास इस टाइप के लोग होंगे जो कि बिल्कुल भी दे डोंट बिलीव इन लव या बहुत हेट या रूड टाइप के लोग होंगे, तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि आप कनेक्ट करें। इनफैक्ट यू विल प्रेफर टू बी आइसोलेटेड। ठीक है, तो आइसोलेशन को पार करके जो दूसरों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है, दोज क्वालिटीज़ आर लाइक लव, टेंडरनेस। ठीक है, तो उनके बारे में इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी है किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी इंस्टेड ऑफ लिविंग इन आइसोलेशन। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन ही एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़
the values of positive qualities such as tenderness is opposite of rude, ठीक है, love and creativity. In the development of a personality. किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं. कैसे हेल्पफुल होती हैं? लव का तो मैंने आपको बताया कि इट अलाउज एन इंडिविजुअल, लव अलाउज एन इंडिविजुअल टू ट्रांसेंड their isolation and connect with others. ठीक है, इन अ मीनिंगफुल वे, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए. कोई आपके साथ कितना लवेबल या टेंडर है उस पर डिपेंड करता है ना कि आप कितना मीनिंगफुली कनेक्ट करते हैं उसके साथ. तब तो ये नहीं ना कि ऊपर से कनेक्ट करेंगे कि काम निकालने के लिए या जितना फॉर्मल तरीके से किसी से बात करनी है तो उतनी करेंगे, नहीं. इन्होंने क्या बोला कि यही कि जब सोसाइटी में या आसपास के लोगों में अगर आपको देखने को मिलता है ये क्वालिटी, तो आप ट्रांसेंड मतलब उस चीज़ को पार कर जाते हैं. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचने को कहते हैं ट्रांसेंड. ठीक है, तो आइसोलेशन से कनेक्टेड की स्टेट में आप जो है जाते हैं एंड मीनिंगफुल कनेक्शन जो है हमारा बनता है लोगों के साथ. क्रिएटिविटी कैसे हेल्प करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? क्रिएटिविटी अगर जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो अपने आप को उतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को उतने अच्छे से जो है वो उतने वेरिड तरीके से उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा. ठीक है, आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हो आपके पास उतने ज़्यादा एक काम को करने के डिफरेंट तरीके आपके पास आ जाते हैं. ठीक है, अगर जैसे किसी चीज़ में फेल भी हो गए तो अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो यू विल फाइंड अनदर वे टू ओवरकम दैट थिंग. ठीक है, सो पर्सनल फुलफिलमेंट में और अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन में जो है क्रिएटिविटी का बहुत रोल रहता है एंड therefore it helps in personality development. ठीक है, so we can write down creativity helps in self expression and personal fulfillment. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया रोल ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, नेक्स्ट हम फ्रीडम के बारे में करेंगे जो एरिक फ्रॉम ने बोला है. ठीक है, आप इसका एक क्विक नोट्स या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें ले सकते हैं. देन हम करेंगे थर्ड. इन अ मीनिंगफुल वे, यहाँ पे वे लिखना भूल गई मैं. इन अ मीनिंगफुल वे. Okay, let me remove this. ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर फॉर फ्रीडम.
ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ्रीडम की डिज़ायर कितनी है किसी इंसान में, उसका क्या रोल है, ये इन्होंने बताया। डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ठीक है। अब एरिक फ्रॉम ने क्या बोला, इन्होंने फ्रीडम के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की हैं एंड बहुत अच्छी बातें की हैं। अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना, इनकी एक बुक भी है बहुत अच्छी, मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो इन्होंने फ्रीडम के बारे में क्या बोला कि हर एक इंसान, ठीक है, उसकी एक उनकी इनबॉर्न ये डिज़ायर होती है कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो उस फ्रीडम को एम्ब्रेस कर पाते हैं, यानी कि उस फ्रीडम के साथ अच्छे से मतलब लाइफ स्पेंड कर पाते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस फ्रीडम से भागने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको खुद ही नहीं पसंद कि हमें फ्रीडम मिले, ऐसा क्यों, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे उतना ही जितना कि आपके बुक में सिलेबस में है, ठीक है। इनका जो फ्रीडम का कंसेप्ट था छोटा सा, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको आइडिया क्लियर हो कि फ्रीडम एम्ब्रेस और फ्रीडम एस्केप में क्या डिफरेंस है। अब फ्रीडम जो आती है ना, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जैसे हम देखते हैं कि 1947 में आए और किसी दूसरे की हुकूमत ने हमारे ऊपर राज किया और हमें गुलाम बना लिया, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, ये एक पार्ट है कि ये लार्जर लेवल पे है फ्रीडम की पिक्चर, ठीक है, ऐसे लोगों से आज़ाद होना। लेकिन डे टू डे लाइफ में भी हर जगह ये डिज़ायर होती है इंसान के अंदर कि उसे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कैसे भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। इवन ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही कोई इंसान आके आपको आपकी फ्रीडम छीने, आपके आसपास के लोग आपकी फ्रीडम छीन सकते हैं। आपके खुद के लोग जो हैं, नोन पीपल, दे कैन लाइक स्नैच योर फ्रीडम, कि आपको या फिर फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद करें, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बताया फ्रीडम के बारे में। अब एरिक फ्रॉम ने क्या बोला कि हर किसी की एक इंट्रिंसिक डिज़ायर होती है कि उसे फ्रीडम मिले, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्रीडम को एम्ब्रेस कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, या बल्कि मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो कि फ्रीडम से एस्केप करते हैं। वो क्यों करते हैं? फ्रीडम जो होती है, जब फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको जस्टिस आप देखते हैं कि कितना जस्टिस हो रहा है, ठीक है, आपके साथ या दूसरों के साथ, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आप ट्रुथ सीख करते हैं उसमें, ठीक है, कि क्या सच है क्या झूठ है। अब जैसे अगर सपोज़ करो आज की डेट में सोशल मीडिया का एग्जांपल लेती हूँ मैं, चलो ठीक है, जो इतना ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं। अब अगर आपको पर्टिकुलर, आजकल कितने कॉस्मेटिक्स एंड ये सब चीज़ें आ रही हैं, पर्टिकुलर की चलो सनस्क्रीन ही देख लेते हैं, ठीक है, इतनी सनस्क्रीन्स आ रही हैं कि जहाँ पे कोई नहीं भी निकल रहा है सन में, या फिर थोड़ी बहुत तो सनरेज भी हमारे लिए यूज़फुल भी होती होंगी ना। अब हर किसी को सनस्क्रीन लगानी है, सनस्क्रीन के बिना वो इतना अनईजी फील करते हैं बाहर जाते टाइम लोग, कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा, या फिर बस उनकी तो स्किन गई काम से, 1-2 दिन भी वो इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या ये सनस्क्रीन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, कुछ भी कॉस्मेटिक आप लगा लो, जस्ट वन इंडस्ट्री आई एम टेकिंग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अभी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने आपकी जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, कि जैसे नेचुरल तरीके से जो आप रहते हो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, राइट। अब इसको अगर आप फ्री से जीना चाहें, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप फ्रीडम लेने की सोचें, तो एक इंसान, अगर आपके आसपास अगर 50 लोग हैं जो पूरा ऐसे मेकअप करके या ऐसे आ रहे हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सनस्क्रीन लगा के मेकअप करके, एंड आप नेचुरल तरीके से अपने फ्री तरीके से अगर आप जा रहे हो, अगर, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली में ऐसा स्टेप ले पाएंगे, राइट। उनको एंग्जाइटी फील होने लग जाएगी कि नहीं यार, यहाँ मतलब ऐसे टचअप करके रहना पड़ता है, ऐसे मेकअप करना पड़ता है, देन ओनली यू आर प्रेजेंटेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप फ्रीडम को अप्रोच करते हैं या फ्रीडम आपकी लाइफ में आती है, तो ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे इंसान को घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रीडम से नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, ओके। देन आइसोलेशन क्रिएट हो जाती है, लोग आपके आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, जो कि मास का आइडिया हो, ठीक है, भेड़ चाल जो होती है वो होता है। बट फ्रीडम वाले इंसान को क्या है कि जो सही है, जो ट्रूथ है,
दैट पर्सन फॉलोज दैट, वो जस्टिस को फॉलो करता है, वो ट्रुथ को फॉलो करता है, जो फ्रीडम सीकिंग पर्सन होता है, जो कि बहुत लेस नंबर ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी में ऐसे जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक। तो इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस फ्रीडम से जो एंग्जाइटी होने वाली होती है, ठीक है, उससे बचने के लिए वो फ्रीडम से एस्केप ही कर जाते हैं। फिर वो क्या, फ्रीडम से एस्केप करके वो क्या करते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ किसी अपनी वैलिडिटी बनाने के लिए अपने आप को किसी ग्रुप का पार्ट बना लेंगे, या डिफरेंट टाइप की फिर आगे इसमें चीज़ें आएंगी कि जैसे या तो अथॉरिटेरियन किसी फिगर को अपनी लाइफ में जगह देंगे, या डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे अपनी उस गुस्से को या उस चिढ़ को निकालने के लिए। बेसिकली उनको वो जो एक ऑटोनॉमी वाली जो चीज़ है वो इनसे नहीं सहन हो पाएगी, ठीक है, वो उसको नहीं एम्ब्रेस कर पाएंगे, नहीं कैरी आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा इसका एग्जांपल यही है, या एक लाइन में मैं अगर इसको सम अप करूँ, एक दो लाइन में, तो मैं यही कहूँगी कि फ्रीडम जो है, एरिक फ्रॉम ने बताया, फ्रीडम इंसान के अंदर आइसोलेशन एंड एंग्जाइटी लेके आती है, क्योंकि जब वो फ्रीडम सीख कर रहा होता है तो वो जस्टिस एंड ट्रुथ के रास्ते पे होता है, एंड वहाँ पे वो फिर अकेला हो जाता है क्योंकि लोग उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में फ्रीडम को एम्ब्रेस करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। जबकि जो एस्केप करते हैं फ्रीडम से, यानी कि फ्रीडम से दूर भागते हैं, वो ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो इनकी एक बुक भी है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपको पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, ठीक। तो अब आपकी बुक में एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के नाम से कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इनका जो कंसेप्ट था, जस्ट उसमें फ्रीडम की ये बात लिखी हुई है कि एम्ब्रेस करने वाली, तो हम उतना ही लिखेंगे यहाँ पे। बट आई होप कि आपको ये फ्रीडम का कॉन्टेक्स्ट क्या था एरिक फ्रॉम के द्वारा दिया गया वो समझ आया होगा, ठीक है। सो डिज़ायर फॉर फ्रीडम में क्या आएगा कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इंट्रिंसिक डिज़ायर फॉर फ्रीडम, है ना। ह्यूमन बीइंग्स हैव इंट्रिंसिक डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ठीक है। एस्केप फॉर इसमें फ्रीडम एम्ब्रेसिंग में मैंने ये बोला ना कि आइसोलेशन, अगर लाइक माइंडेड पीपल मिले तो हो सकता है एक दो साथ में भी हों, बट मेजॉरिटी जो है आइसोलेशन की तरफ वो रास्ता जाता है, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे उस रास्ते पे, ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, एक तो ये कि इंट्रिंसिक डिज़ायर है हमारी फ्रीडम की, दूसरा या तो हम फ्रीडम को एम्ब्रेस करेंगे या उससे एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। ईदर ह्यूमंस एम्ब्रेस फ्रीडम और एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, ठीक है। या तो अब कितना एम्ब्रेस करते हैं, अब बात आती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो डिज़ायर फॉर फ्रीडम में आप कितना फ्रीडम को एम्ब्रेस कर पाते हैं अपनी लाइफ में, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप अपने जो लाइफ के अपने जो पोटेंशियल्स हैं उसको कितना मीट कर पाते हैं, है ना। तो ये इस लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना फ्रीडम आपने एम्ब्रेस की है। इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये रोल आता है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि द साइकोलॉजिकल क्वालिटीज सच एज ग्रोथ, and realization of one's potentials results from an individual's
डिज़ायर फॉर फ्रीडम, पहले तो डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। किस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने पोटेंशियल को मीट कर पाता है और ग्रो कर पाता है, कि पहले तो उसके अंदर डिज़ायर हो, डिज़ायर फॉर फ्रीडम, एंड फिर उसने कितना उस फ्रीडम को एम्ब्रेस किया है, ठीक है। हिज, और फ्रीडम के रास्ते पे क्या होता है मैंने बताया, जस्टिस एंड ट्रूथ, ठीक है। हिज हर स्ट्राइविंग, क्योंकि वो सीधा सीधा देख लेते हैं ना कि ये चीज़ तो मेरे को इस तरीके से गुलाम बना रही है, राइट। हिज हर striving for justice and truth, and how well he or she can embrace the freedom. ठीक है, कि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जो होती है हमारी, जैसे कि ग्रोथ या हम कितना अपने पोटेंशियल्स को मीट कर पाएंगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर फ्रीडम की डिज़ायर है क्या, और अगर है तो हम कितना जस्टिस और ट्रुथ की तरफ हम स्ट्रगल कर सकते हैं, एंड कितना जो है हम अपनी फ्रीडम को एम्ब्रेस कर सकते हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एरिक फ्रॉम का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, और जो बुक मैं आपको बता रही थी अगर आपको पढ़नी हो तो आई कैन राइट, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम इनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आपकी बुक में ये कंसेप्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, बट बेसिकली इन्होंने एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के ऊपर ही ज़्यादा बात की है इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग द फ्रीडम, ठीक है। तो हमने आज एरिक फ्रॉम के बारे में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इन्होंने ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे एंड साइको एनालिस्ट थे। इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से रोल्स बताए हैं, एक तो सोशल ओरिएंटेशन बताया है, लव एंड क्रिएटिविटी का बताया है, एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम का बताया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एरिक एरिक्सन करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इट्स वर्दी स्टडिंग, ठीक है। सो yeah, if you have understood this, please like the video, share it with your friends, and comment or subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.